चलिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए प्रकाश का पतन जो कि पार्ट 7 है। अगर पार्ट 6 और 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए पार्ट 7 है, एकदम आसान भाषा में हम समझाएंगे। आप लोग शुरू से जुड़े रहे इस क्लास में जिससे आपको पूरा समझ में आए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना पहला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए अपना पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, पार्श्व परिवर्तन क्या है, यानी जो पार्श्व परिवर्तन होता है आखिर है तो यह क्या है। तो हम अपना उत्तर पर चलते हैं, यानी देखिए आप लोग उत्तर किस तरह दे सकते हैं। तो देखिए लिखा है, हम जानते हैं कि प्रकाश को हम चम्मच में देखते हैं। देखिए आप लोग चम्मच में इस तरह करके देखिएगा तो दो दिखाई देगा। तो बायां हाथ तथा दायां हाथ, देखिए बायां हाथ को देखिएगा तो दायां हाथ दिखाएगा। देखिए आप लोग दर्पण यानी जो ऐनक होता है ना, ऐनक में आप लोग देखिएगा, ऐनक में बायां हाथ यानी इस तरह आप लोग रहिएगा, दायां हाथ देखिएगा तो बायां हाथ दिखाई देगा और बायां देखिएगा तो दायां दिखाई। इसको ही पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है, पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है। चलिए आशा हो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए आज हम ज़्यादा नहीं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का इसी का प्रयोग पे हम किए हैं क्लास पार्ट 7, अब पार्ट 8 पार्ट 9 और गोलीय दर्पण के बारे में पूरा हम जानकारी आपको बताएंगे। चलिए हम आगे अब चलते हैं। देखिए हम अब समतल दर्पण के बारे में बताएंगे। देखिए समतल दर्पण क्या है। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका प्रतल सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए इसको ही समतल दर्पण कहा जाता है। इस तरह रंगा होता है, उसको ही समतल दर्पण कहता है। देखिए यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब तो काल्पनिक लिखेंगे आप लोग, यानी टिक मानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। और देखिए निचला स्टार है, यह सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहाँ सीधा है, बिना लिखा गया है, यहाँ सीधा होगा, यहाँ गलती लिखा गया है, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है दर्पण क्या है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए पहले बात, देखिए दर्पण क्या है। आप लोग देखिए कोई भी चीज़ को याद मत, यानी कोई भी टॉपिक को याद मत करिए, उसको समझने का कोशिश करिए जिससे आपको समझ में पूरा है। देखिए दर्पण आखिर क्या है। तो देखिए वैसा दर्पण जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। वैसा दर्पण जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन कर सकता, देखिए पालन करते हैं, जिसके एक भाग रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग देखिएगा, देखिए एक दर्पण हम बनाते हैं। देखिए यहाँ आप लोग एक दर्पण हम बनाते हैं। देखिए यह दर्पण होता है जिसका एक भाग रंगा हो। देखिए इस तरह रंगा होता है, इस तरह इसमें बड़ा बड़ा है, मतलब रंगा जा रहा है। लेकिन उसको किसी कोई भी दर्पण ना ले लो, उत्तल या अवतल, जिसका एक भाग रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट में और चलते हैं। आप लोग समझिए, मतलब याद मत कीजिए। वैसा दर्पण जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आखिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। हम बताएं कि अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है। वैसा दर्पण जो एक बिंदु पर आकर मिल जाता है उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो हम उत्तर देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, देखिए इसको हम हटाते हैं पहले। देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाते, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी जैसे देखिए हम इसमें आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ऐसे देखिए यहाँ हम समझाने, जैसे देखिए ये दर्पण है, जैसे देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस तरह और है। यहाँ देखिए ये प्रधान अक्ष है और यहाँ देखिए फोकस है। यहाँ प्रधान अक्ष देखिए क्या कह रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर है, जिस तरह जा रहा है देखिए इस तरह प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए हम आपको समझाते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर देखिए इस तरह प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें पुनः, देखिए दर्पण है, दर्पण से पुनः परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और देखिए फोकस पर एक बिंदु पर जाकर जमा होती है। इसको ही इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं अपना अगला टॉपिक में। अब देखते हैं उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है।
देखिए आगे है, देखिए उत्तर दर्पण को भी अपसाई दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तर दर्पण को अपसाई दर्पण क्यों कहा जाता है? तो देखिए उत्तर है, उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर फैल। देखिए उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखिए दर्पण होता है जो ये दर्पण से परावर्तन यानी इससे टकरा कर वह एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, वह जमा नहीं होती है। उत्तर दर्पण यानी देखिए अपसारी के मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है, देखिए यहाँ अपसारी है ना, तो इसके मतलब क्या होता है? यानी अपसारी का मतलब फैलाना, तो इसीलिए ये फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये फैलाते हुए यानी फैलते हुए प्रतीत यानी फैलाता है, इसीलिए उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसे कि आपको हम समझाते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए एक दर्पण है, उत्तर नहीं ये अवतल बन गया, देखिए उत्तर दर्पण है, इस तरह उत्तर दर्पण होता है, और यह प्रधान अक्ष है, यानी प्रधान अक्ष देखिए फोकस है, यहाँ से आती प्रकाश की किरणें दर्पण, देखिए दर्पण से नहीं, देखिए यहाँ से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से हो जमा नहीं होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उत्तर दर्पण को अपसाई दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक में, हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। देखिए आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपके जैसे 2025 में वेरी इम्पोर्टेंट जो चैनल है बहुत आपको मतलब साथ देगा। इस देखिए 2024 में आप लोग पढ़ेंगे और 2025 में आप लोग जाकर तैयारी, यानी 2025 में फरवरी में आपका परीक्षा होगा, जिससे इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी होगा और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप लोग नए चैनल पर हैं तो ज्वाइन हो जाए, और जिससे आपको नोट चाहिए, ये सभी PDF आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करें, जिससे हम आपके पास PDF भेज सकते हैं। तो देखिए उत्तर दर्पण को अपसाइड मिरर में क्यों उपयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं। तो देखिए उत्तर दर्पण का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए हम उधर बताएं, उत्तर दर्पण हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम कोई वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। जैसे देखिए यानी हम इसलिए कोई वस्तु हमें पीछे का साफ साफ और छोटा दिखाई देता है, इसीलिए उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, पुनः हम 7 यानी पार्ट 8 हम ले आएंगे। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहें, जिससे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट यानी चैप्टर वाइज चैप्टर और पार्ट वाइज पार्ट आप लोग पढ़ाया जाएगा। चलिए धन्यवाद। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।